तो आज के हमारे इस लेक्चर वीडियो का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, हम सब लोगों पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे कि हम पे ग्रेविटी एक्ट करती है, हमें अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, और हमारे आसपास एक एटमॉस्फेयर है, एक उसका एक प्रेशर है, वो भी हम पे एक फोर्स अप्लाई करता है। और साथ ही साथ अगर हम खड़े हैं, स्टेबल तरीके से खड़े हैं, तो उसकी वजह एक फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो आप माइक्रोस्कोपिक डोमेन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, पर माइक्रोस्कोपिक डोमेन में अगर आप जाते हैं तो एटॉमिक लेवल पे भी एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिनको ऐसे हम डेली लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करते, पर उनके एग्जिस्टेंस की वजह से भी ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करें तो देयर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर नेचर। एक एक करके हम उन चारों फोर्सेस को लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म पे बात नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिकली इट्स अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी का, जिसमें आपको एक तरीके से फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें ये बेसिकली ये इस सीरीज का 4th लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो इसमें जो सबसे पहला फोर्स है उसको कंसीडर किया गया है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है जरा जानते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मास की वजह से। कोई भी बॉडी अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या है, एक मास होता है। सो मास अगर हम कह सकते हैं, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एग्जिस्टेंस एक तरीके से बिना मास के आप उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर सकते। सो दैट इज मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, तो जब किसी बॉडी में मास होता है तो मास का एक और प्रॉपर्टी भी है। एक तो मास तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की खुद की। अब मास खुद में भी एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि एक जो भी कोई मासिव ऑब्जेक्ट है वो दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, ये इसी को ही बेसिकली हम एक फोर्स का फॉर्म देते हैं, और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए एक बॉडी हम ले लेते हैं जिसका मास m1 है, और इससे कुछ दूरी पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m2 है। आप इसको अर्थ कंसीडर कर सकते हैं, इसको मून कंसीडर कर सकते हैं, इसको सन कंसीडर कर सकते हैं, इसको अर्थ कंसीडर कर सकते हैं, या कोई भी इन जनरल 2 बॉडी लेते हैं जिनका मास ठीक ठाक अमाउंट में हो। बहुत कम होगा तो इतना एक्सपीरियंस करना थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा ज़्यादा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी डोमिनेट करेगी। अगर एक कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी आप XYZ कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये वाला मास इस वाले मास को m1 जो होगा वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और m2 m1 को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों मासिव बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बिहेवियर है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, और एक और बात, ये जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटी जो है दैट इज वीकेस्ट फोर्स, ये सबसे ज़्यादा वीक है। और लार्ज स्केल पे यानी माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे ग्रेविटी ही सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है हमारे सोलर सिस्टम का, ये जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, एक रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड में, मून रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये जितना भी प्लैनेट्स का और स्टार्स का और गैलेक्सीज का ये जो डायनेमिक्स है, ये सारा का सारा बेसिकली ग्रेविटी ही गवर्न करता है। मीन्स लार्ज स्केल पे ग्रेविटी का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और इसके अंडर जो स्टडी करते हैं वो ग्रेविटी
के जो इस अंडर हम सारी की सारी जो स्टडी करते हैं, दैट बिलोंग्स टू आवर स्टडी ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये पहला फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें मैंने कोई फंडामेंटल ऐसे कोई इक्वेशन नहीं यूज़ की है, पर एक इक्वेशन में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स होगा, ये इन दोनों मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। यानी इन दोनों मास को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपको फोर्स का आइडिया मिलेगा। ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पहले ही थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली इक्वल होता है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। अभी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, वो सब फिर अपने अगले आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये इन दोनों मास पे डिपेंड करता है और उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई थोड़ी सी ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब चलिए चलते हैं अपने अगले फोर्स के बारे में। अगला फोर्स जो है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटी के बाद जो अगला फोर्स आता है वो है हमारा नंबर 2, और उसको हम कंसीडर करते हैं ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो जिस तरह हमने बात की कि मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसी तरह मैटर की एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, दैट वी कॉल चार्ज। So charge is also an intrinsic property of matter. Charge is also an intrinsic property of matter. Okay. तो ये चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो जैसे कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जाएं, फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो पार्टिकल ले लें अगर हम, तो दो पार्टिकल जो है इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है। तो उस बिहेवियर, उस प्रॉपर्टीज, अलग अलग नेचर को शो करने की वजह से हमने एक को सिंबल लगा दिया, एक पे बोल दिया इस पे निगेटिव चार्ज है, और एक पे सिंबल लगा दिया, उसको हमने बोल दिया ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह हमने जो चार्ज को टू वेज में कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और निगेटिव इनकी प्रॉपर्टीज के अलॉन्ग, इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से इन पे ही हमने सिंबल्स लगाए हुए हैं। दिस इज जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करें उनको एक पॉजिटिव वे में उनको कैरेक्टराइज कर दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करें उनको निगेटिव वे में कैरेक्टराइज कर दिया। और जो इन दोनों से बिल्कुल न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो नहीं शो करते उनको हमने न्यूट्रल, और जो कि न्यूट्रॉन जिसे बोलते हैं तो वो बोल दिया, या जिस पे पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल चार्ज हो उसको एज ए न्यूट्रल बॉडी बोल दिया। पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल बॉडी। तो चार्ज इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो अब तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का एक और मतलब भी है कि हम चार्ज को बना भी नहीं सकते, वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज। इसी तरह मास को भी वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास आल्सो। सो अगर हम दो चार्ज ले लें, दो सिमिलर चार्ज ले लें, मान लीजिए एक चार्ज मैंने ले लिया +Q और एक दूसरा चार्ज ले लिया मैंने +Q2, और इन दोनों को हमने कुछ दूरी पे रख दिया, थोड़ी दूरी पे रख दिया, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे रखते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। Q1 और Q2 कुछ दूरी पे रख दिया इनको, मान लीजिए इनको भी हमने R डिस्टेंस पे रख दिया। तो क्या होगा, अब ये दोनों जो चार्जेस हैं ये सिमिलर चार्ज हैं, तो सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने आप से रिपल करते हैं, एक दूसरे से रिपल करते हैं। अब तक हमने जाना था ग्रेविटी में अट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पे चार्ज अगर सिमिलर चार्ज हैं देन दे विल रिपल ईच अदर। और वहीं पे अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज ले लें तो ये इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक फोर्स लगाएंगे, Q1 Q2 को धकेलेगा इस तरफ और Q2 Q1 को धकेलेगा इस तरफ, और यहाँ पे Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा और Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स ये वाला जो फोर्स है सिमिलर चार्ज की वजह से, दैट इज अट्रैक्टिव, सॉरी रिपल्सिव फोर्स, और ये वाला जो फोर्स है दैट इज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बेसिकली वो
डिपेंड करता है टू वेज में, ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ग्रेविटी कैसी होती है, इट ओनली अट्रैक्ट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और आल्सो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। द प्रोपोर्शनैलिटी इज सेम, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस and this electromagnetic force is inversely proportional to the distance between these two charges, the square of distance between these two charges। तो ये जो फोर्स है ये आपने ये तो जाना कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आपको ग्रेविटी का असर ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रेविटी डोमिनेट करती है। पर अगर एटॉमिक लेवल पे जाएं या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो वहाँ पे हमें ये फोर्स का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने पे मिलेगा, यानी ये फोर्स वहाँ पे ग्रेविटी को डोमिनेट करेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दो सिमिलर चार्जेस, दो प्रोटॉन्स के बीच अगर लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दो प्रोटॉन के बीच अगर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दो प्रोटॉन का जो मास है और दो प्रोटॉन का जो चार्ज है, तो दो प्रोटॉन के मास की वजह से जो ग्रेविटी होगी और दो प्रोटॉन के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली यहाँ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये जितने भी कांटेक्ट फोर्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स सच एज योर फ्रिक्शनल फोर्सेस, ओके, और टेंशन का जो फोर्स है दैट्स आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और स्प्रिंग का जो कंप्रेशन और इलांगेशन के दौरान जो फोर्स जो वर्क करते हैं दैट्स आल्सो योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये कुछ बातें हुई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से रिलेटेड। ओके, और जो एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जरूर आप लिख लें, इट कैन एक्सपीरियंस एट द माइक्रोस्कोपिक डोमेन और सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल पे ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। वर्क्स एट, और ये लिख लें डोमिनेट एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, ग्रेविटी को डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ बातें हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड फोर्स के बारे में। तो थर्ड फोर्स मैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप वाइज बता रहा हूँ जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जैसे सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है वैसे ही मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ सारे फोर्सेस। थर्ड फोर्स अगर थर्ड फोर्स अगर हम बात करें तो थर्ड फोर्स है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी सिंपल बोल देते हैं। तो पहले तो हम कहाँ थे, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में थे, फिर हम पहुंचे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब हम और अंदर जाना चाहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हीलियम एटम लेते हैं। हीलियम एटम में बेसिकली क्या होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर दो इलेक्ट्रॉन आपके इसके ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली ए हीलियम एटम। इस तरीके से आप हीलियम एटम को कंसीडर कर सकते हैं, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। तो अभी हमने बात की कि दो सिमिलर चार्जेस, यानी जिन पे सेम चार्ज हो, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और दो जो कि डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ पे आप देखें जरा, दो सिमिलर चार्जेस यानी एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन रखा हुआ है और न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है पर ये दोनों एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग तो इन दोनों को रिपल कर देना चाहिए, ये दोनों साथ में नहीं रहने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे, इट मीन्स there is some force which is attractive in nature which binds these two protons inside the nucleus. So what is that kind of force?
इफ दिस इज अट्रैक्टिव देन इज इट ए ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटी तो नहीं हो सकती, बिकॉज ग्रेविटी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वीक है, ये तो हम जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, वीक नहीं बहुत वीक है। तो इसका मतलब है देयर इज सम अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन, दिस काइंड ऑफ बाइंडिंग ऑफ दिस टू प्रोटॉन्स। तो वो फोर्स क्या है बेसिकली? तो उस फोर्स को एक नया नाम दिया गया, दैट इज वी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो यू कैन से strong nuclear force which is the repulsion between two protons must be the repulsion between two proton must be less than attraction बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो कम होना चाहिए इन दोनों के अट्रैक्शन से, यानी दोनों एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करें, बाइंड रहें। सो दिस इज द रीजन वी रिक्वायर्ड अनदर काइंड ऑफ फोर्स। सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बाइंड्स protons and neutrons inside the nucleus। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के स्ट्रक्चर पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है और ये इसको बांध के रख रहा है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आल्सो स्ट्रक्चरलेस, ये इनको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इनको हम क्वार्क्स में ब्रेक कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड वन मोर थिंग, अब ये मस्ट बी अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी ये जो है ये इन दोनों के अट्रैक्शन से पावरफुल होता है। तो कितने टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर होता है? तो इट इज बेसिकली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी EM फोर्सेस। ओके, इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन EM फोर्सेस। तो ये कुछ बातें हुई हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो न्यूक्लियस का जो एग्जिस्टेंस है वो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। तो न्यूक्लियस आपको पता है कि अब हम बहुत स्मॉल रीजन में आ गए, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में ये बेसिकली वर्क करते हैं। ये बहुत न्यूक्लियस के इनसाइड ही इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसके बाहर फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमिनेट करता है, देन लार्ज स्केल पे हमारा ग्रेविटी। तो ये कुछ बातें हुई, मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करनी चाहिए इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हमने कोई क्वेश्चंस, कोई टेक्निकल ऐसे कोई बात नहीं की है, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दीज फोर्सेस अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट जो चौथा फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स जो है, दैट्स वी कॉल्ड द फोर्थ वन, विच इज बेसिकली वीक फोर्सेस। ओके, तो वीक फोर्सेस इसका नाम दिया हुआ है, या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अगर बोल दें तो वो ज़्यादा इसका बेटर नाम रहेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही एक्सपीरियंस किया जाता है। तो न्यूक्लियस अपनी स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स और रेडिएशंस को इमिट करता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल रख सके। तो ये जो रेडिएशंस और पार्टिकल्स का इमिशन है, इनसे न्यूक्लियस डीके होता है। तो इस डीके प्रोसेस को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, एक डीके प्रोसेस हम लेते हैं दैट वी कॉल बीटा डीके। डीके प्रोसेस और भी कई तरीके के होते हैं, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीटा डीके के बारे में। तो बीटा डीके में क्या होगा कि एक आपको पता है न्यूक्लियस बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन आपका नहीं रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बने होने से जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, व्हेन ए न्यूट्रॉन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए प्रोटॉन, अब जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व तो रहनी चाहिए।
एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, चार्ज भी कंजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, इट्स अ चार्जलेस, और प्रोटॉन के पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे ये एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज में, तो एक निगेटिव चार्ज भी आना चाहिए। तो ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। तो पहले ये बीटा डीके की इक्वेशन ये थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, इस पर जब और वर्क हुआ तो पता चला कि एक और पार्टिकल इसके साथ निकलता है, दैट वी कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। इस इक्वेशन से ही न्यूट्रिनो का बेसिकली डिस्कवरी हुआ था, एंड दिस इक्वेशन वी कॉल्ड बीटा डीके। तो ये जो प्रोसेस है डीके प्रोसेस, इस डीके प्रोसेस की जो फोर्स है जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फोर्स को बेसिकली हम बोलते हैं वीक फोर्सेज और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ये जो फोर्स हैं, दीज फोर्सेज आर बेसिकली stronger than gravitational force but weaker than electromagnetic and strong nuclear force. So weak forces, weak nuclear forces are stronger than gravitational force and weaker than strong nuclear and electromagnetic forces. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये हमारा चौथा फोर्स हो गया। तो इस तरह जो हमारे ये जो कंप्लीट यूनिवर्स है, इसको रन करने के लिए, इसको बनाने के लिए ये चार फोर्सेस हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये चारों फोर्सेस में से एक भी फोर्स अगर इस तरीके से स्टेबल तरीके से वर्क ना करे तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। ओके, तो ये जो एग्जिस्टेंस है हमारी और हमारी यूनिवर्स की, दैट बेस्ड ऑन दिस 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जिसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया हमारी ये चारों फोर्सेस को। इस वीडियो से रिलेटेड अपनी क्वेरीज, अपने कमेंट्स को ज़रूर बताएं। तो ये इस सीरीज़ का आई थिंक 4th वीडियो है। इसके बाद हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करके फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।